देखो आज ये सब टॉपिक करने वाले हैं हम लोग। यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड फर्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस सेकंड वन, एंड थर्ड वन इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, क्या होता है पब्लिक सर्विस का कॉन्सेप्ट। फोर्थ वन आरटीआई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नेंस के लिए, जो कि मैच कर जाएगा लास्ट टॉपिक से, दैट इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। ये सब टॉपिक के बारे में आज चर्चा करना है क्लास में, और आज का क्लास सबसे लास्ट क्लास होने वाला है। टुडे क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ एथिक्स थ्योरी, समझ गए ना। तो पहले स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, ये क्या होता है तो लिख लो प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस। प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस। अब तुम लोग को ये समझना होगा कि प्रोबेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है। यदि मैं हिंदी में कहूँ तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा, सुप्रीम एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, ठीक है ना, यानी कि ये हायर इंटीग्रिटी है, हाईएस्ट इंटीग्रिटी। समझे ना, प्रोबेबिलिटी का मतलब है हाईएस्ट इंटीग्रिटी, अच्छे से लिख लोगे पूरा, यानी कि स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। यानी कि जब हम गवर्नेंस करें, जब हम कोई डिसीजन ले और कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, तो उस समय हमारे ध्यान होना चाहिए, उस समय हमारे ध्यान में होना चाहिए कि ये जो हाईएस्ट इंटीग्रिटी के साथ हम डिलीवर करें कोई भी सर्विस को, समझे ना। इसमें क्या क्या हो सकता है तुम्हारा, तो ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ जो बोला गया है, इसमें बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ काम करना होगा हमें, करेक्ट, ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, अपराइटनेस यानी कि जो सही है उसी को देखना, ये सब प्रिंसिपल के साथ हमें काम करना होगा, समझे ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यदि मैं बात करूं स्ट्रक्चरली यानी कि स्ट्रक्चर वाइज, स्ट्रक्चरली हम प्रोबेबिलिटी पे फोकस करते हैं बहुत सारे एरियाज में। तो ऐसे लिख सकते हो स्ट्रक्चरली वी फोकस फॉर प्रोबेबिलिटी के लिए कहाँ कहाँ फोकस करते हैं। नंबर वन इज हायरार्की, किस हायरार्की में है वो काम हो रहा है। हायरार्की एकदम पूरी तरीके से क्लीन होना चाहिए, कोई करप्शन, इंस्टीट्यूशनल करप्शन नहीं होना चाहिए वहाँ पे, समझ गए ना। डिसिप्लिन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म, समझ गए ना। रैशनलिटी, हाँ, रिटन कम्युनिकेशन होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिटन कम्युनिकेशन होना चाहिए, बोलते ना लिखित में दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रैशनल यानी कि लॉजिकल होना चाहिए। ये सभी चीज़ स्ट्रक्चरली है, यानी कि हम जो प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस यदि मैं स्ट्रक्चरली कहूँ, अभी बिहेवियर भी देखेंगे हम लोग, हाँ, स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियर। स्ट्रक्चर क्या क्या इसका आकार है और क्या क्या चीज़ उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए। हायरार्की होना चाहिए, यानी कि जूनियर ऊपर है, सीनियर है, और एक प्रॉपर टीम वर्क, समझे ना। यहाँ हायरार्की का मतलब होता है प्रॉपर टीम वर्क, लिख लो प्रॉपर टीम वर्क। डिसिप्लिन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, यानी कि नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ लिख सकते हो, यानी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल ना हो। रिटन कम्युनिकेशन हो, रिटन कम्युनिकेशन किस लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, लिख लो इस चीज़ को, जेन्युइननेस के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए। लॉजिकल क्यों, बिल्कुल लॉजिकली होना। रैशनल साइंटिफिक टेम्परामेंट सही, हम कोई डिसीजन लेना चाहिए हमें, है कि नहीं है। ये सब चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चरली हुआ। यदि मैं बिहेवियरली कह दूं तुम लोग को, यानी कि बिहेवियर एस्पेक्ट क्या क्या होना चाहिए इसके साथ, क्या क्या चीज़ इसके साथ बिहेवियर एस्पेक्ट आना चाहिए। तो एम्पैथी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काम आता है। एम्पैथी इज इंपॉर्टेंट, समझ। सेल्फलेसनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी,
दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। ये सब चीज़ के साथ हमें काम करना होगा। स्ट्रक्चरली हमारे पास ये सब चीज़ होना चाहिए, ये सब कंटेंट्स होने चाहिए हमारे पास। सो फार बिहेवियरल एस्पेक्ट इज कंसर्न, हमारे पास ये सभी चीज़ होने चाहिए, तब जाकर हम कह सकते हैं कि हाँ प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस अचीव किया गया है, सत्यनिष्ठा गवर्नेंस में अचीव किया गया है। समझ में आ गया ना चीज़ क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्यों ये सब चीज़ चाहिए? क्योंकि हमें स्ट्रक्चरली एंड बिहेवियर इसलिए चाहिए क्योंकि जो सिविल सर्वेंट है वो एक सोसाइटी का हिस्सा है, और सोसाइटी पूरी तरीके से मेटलिस्टिक लाइफ से प्रभावित होता है, चकाचौंध। क्यों? क्योंकि सिविल सर्वेंट आराम से रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है जी, पावर है, पैसा है, क्या नहीं है सिविल सर्वेंट के पास, तो वो चकाचौंध में खो जाएगा सिविल सर्वेंट। यदि इसके पास नहीं रहेगा वो प्रॉपर्टी, समझ रहे हैं, ये प्रॉपर्टी स्ट्रक्चरली और बिहेवियरली नहीं रहेगा तो सोसाइटी जिस चीज़ के लिए उसको बनाया गया वो चीज़ नहीं कर पाएगा वो। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में जो लोग होते हैं वो पूरा मेटलिस्टिक होते हैं, चकाचौंध में खो जाते हैं। ये चकाचौंध से वो दूर हो के यदि उसको चाहिए कि यस ही हैज़ टू परफॉर्म द सर्विस फॉर द नेशन, इसके लिए ये प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है। समझ गए ना क्या लिखे हैं कि सिविल सर्वेंट कैन पुल रिसोर्सेस, लिखना होगा कॉपी में अच्छे से लिखो, कैन पुल रिसोर्सेस as they are the part of the materialistic society. So property in governance is required so that they can perform the work in the best way, in the property manner. ऐसे लिख लो अपने हिसाब से। देखो अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा, चूंकि तुम प्रॉपर्टी के बारे में जान चुके हो तो कोई बोल रहा है तो यस, कई लोग को तो गवर्नमेंट और गवर्नेंस के बारे में भी पता नहीं है, तो गवर्नेंस के बारे में मैं बता दूं। मैं गवर्नेंस क्या होता है हर समय बोला हूं, गवर्नेंस क्या होता है। देखो गवर्नेंस का मतलब है कि टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग देम, लिखो ये प्रॉपर डेफिनेशन है, टेकिंग डिसीजन एंड, पूरा लिख लेना अच्छे से, एंड इम्प्लीमेंटिंग देम। एक डिसीजन को लेना और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना, समझ गए ना, सो डैट क्या हो, ऑब्जेक्टिव जो मेरा है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ये पूरा हो सके। समझे? कोई भी, जैसे कि गवर्नेंस कैसा है, तो गवर्नेंस कैसा है इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोसाइटी जो भी प्रोग्राम्स बने हैं उसको डिलीवर करना है, मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट पहुंचाना है, तो उस समय हम क्या डिसीजन लेते हैं और उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, वही हमारा गवर्नेंस है। यहीं पे वर्ल्ड बैंक आ जाता है और वर्ल्ड बैंक दे देता है 1992 में कि गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, और वही फॉलो किया जाता है। तो पार्टिसिपेटरी होना चाहिए गवर्नेंस, सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, ओपननेस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए, ये सभी चीज़ ट्रेड मार्क्स है गवर्नेंस का। समझे ना? तो यहाँ पे लिखो वर्ल्ड बैंक 1992 का रिपोर्ट, यानी कि गुड गवर्नेंस वाला कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स है, यानी कि 8 ट्रेड्स है, 8 चीज होता है जी गुड गवर्नेंस में। वो क्या है? पार्टिसिपेटरी, जल्दी लिखना होगा सभी को, पार्टिसिपेटरी। सेकेंड वन इज योर कंसेंसस ओरिएंटेड, यानी कि सबको पूछ के एक ही बात है, वही चीज है, कंसेंसस। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, सुनवाई वाला चीज हो, समझे? सुनवाई वाला चीज होना चाहिए, इकोनॉमी होना चाहिए, ढंग से होना चाहिए, नहीं कि कुछ भी कर रहे हो, हर घर नल से जल वाला योजना में कुछ से कुछ कहे जा रहे हो, नो, इकोनॉमिकल होना चाहिए, इकोनॉमी होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए उसी के अंदर, समझ गए ना? इंक्लूसिवनेस होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिवनेस, इक्विटी होना चाहिए, सबको ओनरशिप पहुंचे, पीडीएस जो भी चल रहा है आज जो उसका हकदार है उसको पहुंचना चाहिए, दैट इज इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस स्पेलिंग तो आप नहीं सिखाएंगे, इंग्लिश क्लास तो नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पे, इतना स्पेलिंग तो आना चाहिए तुम लोग को। इंक्लूसिवनेस एंड इक्विटी लिखो वहाँ पे तेजी से, एंड अकाउंटेबिलिटी, समझ गए ना? ये सभी चीज़ तुम्हारा गुड गवर्नेंस का ट्रेड्स है।
अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन, तुम कहोगे कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है, ठीक है, उसका एक्चुअल वर्ड मैं बताता हूं तुम लोग को, एड प्लस मिनिस्टर, ये भी बता ही देता हूं। ये वर्ड है मिस्टर, MARE, सॉरी मिनिस्टर, रुक जाओ थोड़ा, RARE, इसका मतलब होता है टू सर्व, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, टू सर्व, सर्व करना, समझे? ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये हो गया तुम्हारा। अब बैड गवर्नेंस क्या है, ठीक, ये सब नहीं हो तो बैड गवर्नेंस हो जाएगा। ये गुड गवर्नेंस है तो बैड गवर्नेंस है, समझ सकते हो कि जहां पे डिसीजन जो मोनोपोली लिया जा रहा है डिसीजन, हाँ, वाई प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड, बता दी है सभी चीज। क्यों प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है, क्योंकि जान रहे हो इसके इस रीजन के वजह से है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस है लोगों के पास। हाँ, तो क्या हो सकता है, यस, व्हाट शुड बी द वे सो दैट प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस इंक्रीज? तो सबसे पहले मोरल एजुकेशन। मोरल एजुकेशन इज द बेस्ट वे कि कैसे हम एक सिविल सर्वेंट का, इसलिए एथिक्स पेपर आता है तुम लोग का, सिंपल बात है। तो लिख लो वेज टू इम्प्रूव, यहीं पे लिख सकते हो तुम लोग इनफैक्ट, ठीक है, ऐसे साइड में करके, वेज टू इंक्रीज प्रॉपर्टी। तो क्या है तुम्हारा मोरल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन अच्छा हो, हाँ, अकाउंटेबिलिटी मजबूत हो, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाओगे तो अपने आप हो जाएगा। हाँ, उसके बाद देखो आंसरेबल, वही अकाउंटेबिलिटी, वही बात है। सोशल ऑडिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल ऑडिट होना शुरू हो जाएगा ना, बहुत अच्छा होगा। ट्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजन चार्टर, RTI, ये सब चीज़ क्या करेगा, गवर्नेंस में और ज़्यादा निखार के ला देगा। जैसे ओम्बड्समैन ऑफिस बताए थे ना, ओम्बड्समैन, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ओम्बड्समैन ऑफिस। ये सभी तरीका है जी जिसके वजह से आप कर सकते हो, यानी कि ये भी कर सकते हो कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, जो पढ़े हो अभी तक तुम लोग, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट बताए थे कि नहीं बताए थे? ये सभी चीज़ से हम क्या कर सकते हैं, गवर्नेंस को बढ़ा सकते हैं। लिख लो तेजी से। समझे ना, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। तो चलो ये टॉपिक कंप्लीट, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे दूसरा टॉपिक। ओम्बड्समैन का मतलब होता है, यस, सेम वही ग्रीवांस रेडिसल मैकेनिज्म है, जहाँ पे तुम कंप्लेन करते हो, सेम वही चीज़ है, उसको ओम्बड्समैन कहा जाता है, ठीक है ना। अब समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। क्या होता है पब्लिक सर्विस, करेक्ट? पब्लिक सर्विस तो बहुत होता है, हॉस्पिटल भी पब्लिक सर्विस है, रोड भी पब्लिक सर्विस है, तो क्या दोनों में अंतर है फिर? एडमिनिस्ट्रेशन भी पब्लिक सर्विस है, इसका भी एक ब्रॉड डेफिनेशन होना चाहिए ना। ये नहीं था उस नोट्स में, दूसरी जगह से लाए, नहीं तो छूट जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए बोलते कि बार बार देखा करो। यदि सिलेबस नहीं देखते तो वही पढ़ा के छोड़ देते। सिलेबस बार बार पढ़ो, यदि कहीं पे कोई टीचर नहीं पढ़ाया है तुमको जाकर अलग से पढ़ो, उसको वो पूछेगा सवाल, वो वहाँ पे है, इसका मतलब सवाल पूछने के लिए ही दिया गया है। कई बार होता है पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीज़ छूट भी जाता है, बट इट इज़ योर ड्यूटी कि सिलेबस को अच्छे से जाके देखना है कि पूरा कवर हुआ है कि नहीं हुआ, क्या कोई चीज़ छूटा है वर्ड, ये तुम्हारा ड्यूटी है। ये भी टीचर ही कर रहा है, बताओ क्या बोधो लोग हैं तुम लोग। बस तुम लोग सेलिब्रेट कर रहा है, खत्म होगा खत्म होगा। आज क्लास, ये क्लास हम लोग कल्चर से भी ऊपर ले गए हैं एथिक्स को, है ना। कल्चर डीप गया, बहुत बहुत भयानक डीप गया है एथिक्स क्लास। कल्चर को भी सरपास कर दिया इसने। जो कल्चर एक बार बुद्धिज्म का जो स्टार्ट किए थे ना, स्टार्टिंग का, हाँ, वो मोमेंटम ये लंबा चला है। एनीवे देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। लिखो यहाँ पे ध्यान से, पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस का मतलब क्या है?
पब्लिक सर्विस कुछ भी हो सकता है। गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडेड बाय, पूरा लिखोगे, प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू द पीपल। समझे ना, गुड्स और सर्विस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे पब्लिक को, वही पब्लिक सर्विस समझे, ताकि पीपल का नीड पूरा हो सके, पीपल का एस्पिरेशन पूरा हो सके। ठीक है ना। अब इसमें हम यदि हम पब्लिक सर्विस का बात करें तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हम 2 भाग में तोड़ सकते हैं पब्लिक सर्विस को भी। फर्स्ट वन इज ये फंक्शनल डायमेंशन, फंक्शनल डायमेंशन में हम तोड़ सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज योर ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन। क्या होता है फंक्शनल डायमेंशन का मतलब? फंक्शनल डायमेंशन का मतलब होता है जहां पे पब्लिक गुड्स दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें पब्लिक गुड्स जैसे एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रिसिटी देना, रोड कंस्ट्रक्ट करना, स्ट्रीट लाइट देना, प्लेग्राउंड देना, ये सब क्या है? फंक्शनल डायमेंशंस। जहाँ तक सवाल है, जैसे इसमें ये भी कह सकते हो पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन थोड़ी देर में बताएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन का मतलब क्या है कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे पुलिस स्टेशन। समझे, हुआ कि नहीं हुआ? जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसे जुडिशरी कोर्ट, जैसे पार्लियामेंट। समझे ना, जुडिशरी, पार्लियामेंट, ये सब ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन है। ये क्या है? तुम्हारा फंक्शनल डायमेंशन है, जो फंक्शंस परफॉर्म करता है। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ मिल रहा है। जो चीज़ मिल रहा है तुमको, डेट इज कॉल्ड फंक्शनल डायमेंशन। और जो ऑपरेट कर रहा है, डेट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल डायमेंशन। जो ऑपरेट कर रहा है जी, बड़ा बड़ा चीज़, ब्यूरोक्रेसी, ऑर्गेनाइजेशनल, वही पुलिस स्टेशन है की बात तो हुआ। समझे ना? कोशिश ये देखो, अब ये चीज़ पब्लिक सर्विस ना, पब्लिक सर्विस कांट इक्वल टू प्राइवेट सर्विस, कभी इक्वल नहीं हो सकता है, कभी इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका जो मोटिव है वो क्या है? प्रॉफिट है। और जो सरकार का, जो पब्लिक सर्विस का जो मोटिव होता है वो वेलफेयर होता है। ये अंतर है। तो इसलिए हम कभी इक्वेट नहीं कर सकते हैं दोनों का। और उतना ही नहीं, ये देखो, पब्लिक सर्विस रिप्रेजेंट पब्लिक ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट। पब्लिक सर्विस, यस, पब्लिक लिख लेना पूरा अच्छे से। पब्लिक सर्विस ये क्या करता है? पब्लिक ट्रस्ट को क्रिएट करता है। अच्छा से मान लो कि पब्लिक सर्विस मिल रहा है, ये सभी चीज़, तो लोगों का पब्लिक ट्रस्ट कितना ज़रा बढ़ जाएगा, है ना? ट्रस्ट बढ़ते चला जाएगा। और इससे क्या होगा? इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, सबका साथ सबका विकास ढंग से हो तो। समझ गए ना? हाँ, बिल्कुल। अब देखो, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ, बस खत्म हो गया, इतना ही है पब्लिक सर्विस का मतलब। गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू कैटर द नीड्स ऑफ द पीपल। ठीक है, दैट्स कॉल्ड पब्लिक सर्विस। सरकार जो दे, कुछ भी चीज़ दे जिसे पीपल का एस्पिरेशन पूरा हो, तो इलेक्ट्रिसिटी, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी दिया तो हुआ कि नहीं हुआ? पब्लिक ऑथोरिटी होना चाहिए, पब्लिक ऑथोरिटी, याद है ना आरटीआई वाला, वो वहाँ पे आएंगे, लास्ट में घूम फिर के आएंगे वहाँ पे। ठीक है ना? तो इसमें क्या हो सकता है? फंक्शनल, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जो दिया जा रहा है, एंड जो संस्था दे रहा है, संस्था में ये सभी चीज़ आ जाएंगे। और ये चीज़ आपको दिया जा रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन, स्ट्रीट लाइटिंग, प्लेग्राउंड, ये सब चीज़ आपका फंक्शनल डायमेंशंस है। ये दोनों का डिफरेंस बता चुका हूँ। यस, आई हैव कवर्ड दिस थिंग्स ऑल्सो। अब मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शेयरिंग, हाँ, एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस भी कर देता हूँ। अब इसमें देखो कुछ नहीं है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स, ये सब एक लाइन का टॉपिक है कि ये होगा तो इसका असर क्या पड़ेगा। अब तुम लोग खुद समझो कि गवर्नेंस समझ ही लिया है, यदि गवर्नेंस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगा तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा, है ना? तो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होगा, वो सिंपल सी बात है। पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा। तो मैं एक इस तरह माइंड मैप करके ना पॉइंट लिखा देता हूँ। चलो, ये हो गया ना, ये सभी चीज़।
तो जो यहाँ पे लिखे ना इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, ये लिख लो, यहाँ पे पूरा लिख लो, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा, बहुत जो कि बहुत ज़रूरी है, पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा। ऐसा होगा तो क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा, आंसरेबिलिटी बढ़ेगा लोगों का। इससे क्या होगा, तुम्हारा प्रिडिक्टिबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिडिक्टिबिलिटी बढ़ेगा जी, प्रिडिक्टिबिलिटी इन गवर्नेंस, यानी कि अब ये काम होने वाला है और ऐसा ही होगा, ये चीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रिडिक्टिबिलिटी, प्रिडिक्ट करना, चलो ये है 30 दिन के अंदर काम हो जाएगा। इससे एफिशिएंसी बढ़ेगा, यदि ऐसा हो तो एफिशिएंसी बढ़ेगा, एफिशिएंसी इन गवर्नेंस बढ़ेगा काफ़ी ज़्यादा। और क्या हो सकता है तुम्हारा, पीपल पार्टिसिपेट, यानी कि पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, लोग आएंगे, पीपल पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस हो जाएगा, समझे ना, गुड गवर्नेंस हो जाएगा, वही पीपल पार्टिसिपेशन हुआ तो गुड गवर्नेंस हो जाएगा, और गुड गवर्नेंस हो जाएगा तो यस डेमोक्रेसी का जो रूट है, यानी कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी, वो बढ़ेगा। इसलिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना, यस। कवर, छोटे छोटे टॉपिक है। अच्छा एक जाओ, हाँ क्या बोले, डेमोक्रेसी बढ़ेगा, ग्रास रूट डेमोक्रेसी बढ़ेगा इनफैक्ट। अच्छा सुनील वहां पे देखो जरा, वर्क कल्चर भी कहीं पे है ना टॉपिक, कल जो बोल रहे थे तुम, वर्क कल्चर कौन सा टॉपिक में था, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस में था, बिल्कुल वो भी बता देता हूं मैं। वर्क कल्चर क्या होता है, वर्क कल्चर का मतलब बताओ जरा, काम करने का तरीका है ना, वर्क प्लेस पे किस तरह का डिसिप्लिन, किस तरह का बिहेवियर को कैरी कर रहा है लोग, दैट इज वर्क कल्चर। हाँ बिल्कुल, वो गाइड करने के लिए ताकि वर्क कल्चर अच्छा हो उसका। वर्क कल्चर मतलब क्या, काम करने का तरीका, ये हुआ वर्क कल्चर, कल्चर का मतलब वेज हुआ। देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि वर्क कल्चर, एक दफ्तर में सिविल सर्वेंट का क्या काम है, तो उसका वर्क कल्चर है कि बढ़िया से फाइल को पढ़ना, बढ़िया समझना, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना, वही वो वर्क कल्चर हुआ उसका। तो वर्क कल्चर का मतलब है कि स्टाइल, समझे ना, यानी कि पैटर्न और बिहेवियर, कैसे हम दूसरे आदमी के साथ अपना लिंक रख रहे हैं एट द वर्क प्लेस, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क प्लेस में आपको बहुत लोगों के साथ घिरे रहना पड़ता है, तो उस समय हम किस तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं अपने आप को, दैट इज कॉल्ड वर्क कल्चर। लिख लो वर्क कल्चर। देखो ये क्या है, हैबिट, हैबिट पैटर्न कॉमा एंड हैबिट पैटर्न प्लस लिख सकते हो पैटर्न ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप ऑब्जर्व्ड एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे किस तरह का हैबिट पैटर्न है उसका, किस तरह का ह्यूमन रिलेशनशिप है उसका, दैट इज कॉल्ड योर वर्क कल्चर। वर्क प्लेस का मतलब क्या हुआ, यस इट मे बी योर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ वर्क कल्चर, फैक्टर्स लिख दो, फैक्टर्स क्या क्या होगा फैक्टर्स। तो नंबर वन इज योर गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, उस हिसाब से वर्क कल्चर डिसाइड होगा। जैसे मान लो कि ब्यूरोक्रेसी है तो उस हिसाब से होगा उसका वर्क कल्चर। गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यस नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या नेचर है उसका, क्या कैरेक्टर है उसका, यस लीडरशिप, कैसा नेतृत्व मिल रहा है वहाँ पे, करेक्ट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कैसा मैनेजमेंट हो वहाँ पे, एंड नेचर ऑफ सोसाइटी टू, सोसाइटी का नेचर कैसे है वो भी डिपेंड करेगा। ये सभी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है तुम्हारा वर्क कल्चर के लिए। यदि वर्क कल्चर को यदि क्लासीफाई करना पड़े तो हम दो हिसाब से कर सकते हैं, वी कैन क्लासीफाई वर्क कल्चर इन टू पार्ट्स, लिखते रहो वर्ड्स को, एक पॉजिटिव वर्क कल्चर
एंड एक नेगेटिव वर्क कल्चर। क्या होता है, वही सब वर्ड सब है। पॉजिटिव मतलब क्या है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आई हैव टू फॉलो द हायरार्की, यानी कि रेस्पेक्ट सीनियर, सीनियर का रेस्पेक्ट करना गुड वर्क कल्चर माना जाएगा। ऑनेस्टी के साथ काम करना, इंटीग्रिटी, ये सभी क्या गुड वर्क कल्चर है। नेगेटिव क्या है तुम्हारा, करप्शन, नो अकाउंटेबिलिटी, नो ट्रांसपेरेंसी, ऑटोक्रेटिक बिहेवियर, ये सब क्या है, नेगेटिव वर्क कल्चर है, जो कि ब्यूरोक्रेसी में हमको देखने को मिलता है। तो वर्क कल्चर से एक इसका सबसेट है, एक उसका छोटा सा हिस्सा जिसको बोलते हैं वर्क एथोस। ये भी लिख लो, कई बुक में ये इसके बारे में भी जानकारी दिया गया है। वर्क इथोस, वर्क इथोस का मतलब क्या हुआ कि वर्क कल्चर का ही वो छोटा सा हिस्सा। इसमें तुम्हारा दो चीज हो सकता है। यदि मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बात करूं तो दो चीज हो सकता है, ब्यूरोक्रेटिक एथोस एंड सेकेंड वन इज योर डेमोक्रेटिक इथोस। समझे ना, ये है इथोस का मतलब क्या है, फीलिंग्स, एथिक्स, वर्क एथिक्स है इसका मतलब, समझे ना, वर्क एथिक्स। तो ब्यूरोक्रेटिक का वर्क एथिक्स क्या होता है, बहुत ही डिसिप्लिन, है ना, यानी कि ब्यूरोक्रेसी कैसा होना चाहिए, बहुत ही न्यूट्रल होना चाहिए। यू हैव टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी, यू हैव टू मेंटेन द स्टेटस को, किसी के साथ पॉलिटिकल न्यूट्रल रहना है, किसी के साथ जाके जुड़ नहीं जाना है, इम्पार्शियल रहना है आपको, ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करना है अच्छे से, समझे ना। हाँ, सीक्रेसी को मेंटेन करना है। सीक्रेसी को मेंटेन क्या आता है कि नहीं क्या आता है ब्यूरोक्रेसी में, लिख रहे हो ना, सभी चीज लिख पा रहे हो ना। हाँ नॉलेज, हाँ बिल्कुल नॉलेज प्रिंसिपल है, सब आ जाएगा इसमें, लिख भी सकते हो बिल्कुल। और जहाँ तक सवाल है डेमोक्रेटिक इथोस का, तो डेमोक्रेटिक इथिक्स में क्या होना चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए, है ना। डेमोक्रेटिक एथिक्स क्या कहता है कि सिटीजन भागीदार होना चाहिए तुम्हारे काम में, है कि नहीं। अब देखो, हाँ, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये भी आ जाएगा यहाँ पे, समझे। यहाँ पे और भी बहुत सारा कुछ आ सकता है। ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म होना चाहिए, ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म होना चाहिए। तो यही वर्क कल्चर को हमने तोड़ दिया वर्क एथोस में। तो ब्यूरोक्रेटिक एथोस हो सकता है, डेमोक्रेटिक एथोस हो सकता है। ब्यूरोक्रेटिक एथिक्स में ये सब चीज़ रहता है और इसमें ये सब चीज़ रहता है। दैट्स इट, ये खत्म कर दिए वर्क कल्चर। समझ में आया, कोई दिक्कत है समझने में, वेरी सिंपल तरीके से। अब बात कर लेते हैं पहला, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, पब्लिक फंड्स। देखते हो कितना छोटा छोटा चीज सब ढूंढ निकल आए हैं। अभी मेरा ब्रह्मास्त्र काम आया 2015 का, मेरा नोटबुक, वहीं से देखो, वहीं से है ये सब, वो काम आया। जहाँ पे कहीं नोट्स नहीं है तो वो अपना बनाया हुआ नोट्स काम आया हमको। यही होता है, अपना बनाया हुआ नोट्स कभी भी ज़िंदगी में ना बेकार नहीं जाता है। 2015 का है जी, लिख लिए सभी चीज़ को। हाँ, अब बचा है दो चीज, डेट इज योर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। तो इसको लिख लो पहले, आरटीआई बाद में बताएंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। अब देखो, पब्लिक फंड का मतलब क्या होता है बताओ जरा। पब्लिक फंड इज योर गवर्नमेंट फंड। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट फंड। और गवर्नमेंट फंड का मतलब क्या है, पब्लिक का पैसा जमा है, टैक्स है। एग्जाम्पल देखो, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट, है ना। पेंशन योजना जो जमा होता है, कन्या समृद्धि योजना का जो पैसा जमा होता है पब्लिक अकाउंट में है। पब्लिक अकाउंट बताए हैं सर्वे में। कंटीजेंसी फंड ये तुम्हारा नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे भी होता है, यानी कि स्टेट लेवल पे भी होता है अपना कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट। ये कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कह सकते हो, स्टेट भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है।
समझे ना? क्या क्या एथिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होने चाहिए वाइल यूजिंग द पब्लिक फंड, क्योंकि पब्लिक फंड है जी, हमको यूज़ करना होगा बहुत ही सतर्कता से, क्योंकि लोगों का पैसा है, वो लोगों का पैसा को आप धड़ल्ले से यूज़ नहीं कर सकते हो। लोग ने ट्रस्ट करके आपको दिया है, रखने के लिए दिया है, आपको कस्टोडियन बनाया है ना? आप उसके एसेट के मालिक नहीं हो, आप कस्टोडियन हो। फिर जिस दूसरा सरकार आएगा उसका हो जाएगा, वो आप कस्टोडियन हो। ये कौन सा एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे? तो वही बात है जो हर समय देखते हो तुम लोग, इंटीग्रिटी, इकोनॉमी, सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमी। ऐसा नहीं कि धड़ल्ले से खर्चा कर दे। इसलिए बजट जब पास होता है तो टोकन लगता है कि नहीं लगता है? इकोनॉमिक का टोकन ₹1, याद आ गया सभी चीज? तो वो लगने का मतलब है कि ये तुम पैसा बेकार में बर्बाद कर रहे हो, इस जगह पे बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। इकोनॉमिक टोकन लग गया, समझ गए ना? और बाकी जितने भी वर्ड है लिख दो, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सबके सेम होगा कि जब पैसा खर्च, ये देखो, इसलिए प्रधानमंत्री जो रिलीफ फंड था इस बार, है ना, क्या है प्रधानमंत्री वही था ना जी? हाँ, केयर्स फंड, सॉरी, हाँ रिलीफ फंड तो ठीक था, केयर्स फंड, उसमें जो पैसा जमा किया है कोई अकाउंटेबिलिटी मेंटेन नहीं किया, इसलिए लोगों का फेथ खत्म हो गया। ये जरूरी है, क्यों? क्योंकि पब्लिक फंड, पब्लिक ट्रस्ट को ये ब्रीच करेगा, ये पूरा पब्लिक ट्रस्ट पे टिका हुआ है। यदि गलत तरीके से यूज़ होगा ना तो पब्लिक ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि पब्लिक फंड वहीं खर्च होना चाहिए, पब्लिक फंड वहीं स्पेंड होना चाहिए जहाँ पे एक इंटेंडेड गोल हो, यानी कि जिसने इंटेंड किया गया था कि इसके लिए ही खर्च करेंगे, तो उसके लिए ही खर्च करो और उसी प्रोपोर्शन में खर्च करो। पब्लिक फंड शुड बी स्पेंडेड ऑन इंटेंड गोल, और वो भी क्या है? विथ इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। समझ गए ना? इट मस्ट फॉलो रूल ऑफ लॉ। जो भी लॉ बनाएगा, जैसे देखो बजट जो पास होता है, वो बजट भी तुम्हारा आर्टिकल 110 के हिसाब से है कि नहीं है? इसके एग्जाम्पल देख सकते, देखो यहाँ पे दोगे एग्जाम्पल दो ना, 112 याद आया? 112 बजट लिख दो। ऐसे बजट पास नहीं किया जा सकता है, बजट का भी एक प्रोसीजर होता है। पब्लिक फंड है कि नहीं हो? बिल्कुल। हाँ, क्या क्या चैलेंजेस है, देखो क्या क्या चैलेंजेस है तुम्हारा बाय इन यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। चैलेंजेस, बहुत चैलेंजेस है, जानते हो, घपलाबाजी हो जाता है। एक तो फिनेंशियल मिसमैनेजमेंट, तो यानी कि करप्शन हो गया, करप्शन पूरी तरीके से हो गया। कई बार कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पूरा लिख लोगे अच्छे से, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जान ही रहे हो तुम लोग। उसके बाद देखो ट्रांसपेरेंसी का लैग होना, है ना, ये सभी चीज़ प्रॉब्लम है। यानी कि बजटिंग जो करना, जैसे देखो ये कैश बेस्ड लिख दो, ये भी तो प्रॉब्लम ही है। कैश बेस्ड बजट करना, एक्रूअल बेस्ड होना चाहिए, इसका वो बता सकते हो, करेक्ट, कि बजट जो है कैश बेस्ड है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक्रूअल बेस्ड होना चाहिए। यानी कि जो कर्ज लेके भी चुकाए हैं उसका भी अकाउंट होना चाहिए उसमें, समझे ना? तो ये सभी चैलेंजेस है पब्लिक फंड का। होप से समझ में आ गया होगा कि पब्लिक फंड है क्या। पब्लिक फंड का मतलब होता है लोगों का पैसा और कलेक्ट किया हो, चाहे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का बात हो या बाकी दूसरा फंड के बारे में बात हो। पब्लिक अकाउंट फंड है कि नहीं? पब्लिक अकाउंट कमेटी भी होता है। पब्लिक अकाउंट का मतलब ही वही है, पब्लिक अकाउंट फंड लिख सकते हो, है ना? उसके बाद ये सभी चीज़, यस वी हैव कंप्लीटेड, ये कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विथ आरटीआई। आरटीआई के बारे में समझेंगे, देन क्लास विल बी ओवर। आरटीआई के बारे में तुम लोगों को क्या पढ़ाना, सब जानते हो आरटीआई के बारे में, कितना कुछ बता चुके हैं। CIC, SIC, है ना, करेक्ट। क्या प्रॉब्लम है उसमें? 30 दिन प्लस 15 दिन, 45 डेज। RTI
राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 समझे, 2005 में आया था। इसका मतलब क्या है कि हम पब्लिक अथॉरिटीज से, हाँ याद आया ना, डेफिनेशन पता है तुम लोग को, पब्लिक अथॉरिटी जो सरकार चलाए, सरकार के अधीन हो, हाँ, उसका इंफॉर्मेशन हम पा सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। वी कैन एसेस द इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, हाँ, एसेस बाय सिटीजन, नागरिक को मिल सकता है कि नहीं है? यस। अब इसका तौर तरीका जानते हो तुम लोग कि सिटीजन विल गेट इंफॉर्मेशन विद इन 30 डेज ऑफ RTI फाइल। RTI फाइल करने के बाद 30 डेज के अंदर आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन, एक्सेस। नहीं हुआ तो +15 45 डेज में मिल जाएगा, नहीं हुआ तो उसका एक और प्रोसीजर है। समझ गए? ये यदि यूनियन लेवल पे बात होगा तो उसके लिए होता है, क्या होता है उसके लिए बताओ? CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। स्टेट लेवल पे पूरा फुल फॉर्म लिख लोगे, SIC पूरा लिख लोगे, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। हाँ, सेक्शन 4 जो है RTI का, वो कहता है कि ऑटोमेटिक डिस्क्लोजर ऑफ रिलेवेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन, कि आपको पब्लिक इंफॉर्मेशन देना होगा। यही बताए थे ना उस दिन कि मजबूत करना है तो सेक्शन 4 RTI को हमको तगड़ा करना होगा, जो डिलीवरी ऑफ सर्विस वाला बताए थे, तो उसमें बताए थे ये चीज़ कि ऑटोमेटिक डिस्क्लोजर ऑफ रिलेवेंट योर इंफॉर्मेशन, पब्लिक इंफॉर्मेशन, ये देना होगा। बट एट द सेम टाइम यू हैव सेक्शन 8 RTI। इसका मतलब क्या है कि नॉट डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, यदि वो पर्टेन्स टू इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो, यदि इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो तो इन्फॉर्मेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉवरेनिटी ऑफ कंट्री का बात हो, यानी कि डिफेंस से रिलेटेड बात हो, रॉ से बात हो, इसरो से बात हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब उसको हर एक पब्लिक को वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्यों देंगे हम उसको? हम कहीं पब्लिक के हाथ में आ गया और कहीं टेररिस्ट के पास चला जाए तो नहीं देंगे उसको, तो ये इम्पोर्टेंट। हाँ, कई होता है कि इमरजेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन विद इन 48 आवर्स। इमरजेंसी के टाइम में 48 आवर्स में ही पाया जा सकता है, बहुत वैसा ज़रूरत हो तो। समझ गए ना? ये हो गया। क्या ज़रूरी है? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? जो सेकेंड ARC कहता है, सेकेंड ARC अपने रिपोर्ट में कहता है, ये अलग बात है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत चैलेंजेस है इसमें भी, जो चैलेंजेस तुम लोग सब जानते ही हो, पढ़ाए हैं तुम लोग को। सेकेंड ARC कहता है कि यदि RTI एक्ट को फुल फ्लेज इंप्लीमेंट किया जाए तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, यानी कि एफिशिएंसी बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज़ होगा, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ होगा, करेक्ट। उसके बाद डेमोक्रेसी, वही डेमोक्रेसी इंक्रीज़ होगा, सिटीजन सेंट्रिक्स वाला चीज़ बढ़ेगा, प्रोबेटी इन गवर्नेंस जो बताया अभी, प्रोबेटी इन गवर्नेंस वो बढ़ेगा काफ़ी, समझो, ओपननेस होगा, वही ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, एंड एट द सेम टाइम पब्लिक ट्रस्ट बहुत बढ़ेगा। RTI सही हो तो समझे ना? लिख लिए सभी चीज को सुनील? समझ में आया? लिखो, उतना तो दिमाग होना चाहिए। 2 साल इसलिए बोलते रोज हाथ चलाया करो क्लास में। बोलो, हम बोल देते, बोलो, खत्म कर दिए। हो जाएगा। हाँ, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, प्रॉब्लम भी बहुत है। जैसे कि प्रॉब्लम देखो, सेक्शन 8 बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जहाँ पे सीक्रेसी लग जाता है, इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है।
तुम लोग लिख सकते हो, कोट कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम है उसका, ठीक है। CIC को अपॉइंट करना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि लोयल मेंबर्स जो गवर्नमेंट के होते हैं ना, वही जाता है CIC का, तो क्या देगा वो इन्फॉर्मेशन, ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, ठीक है। और भी बहुत सारा स्कैम में हमको पता चला था कि RTI ठीक से काम नहीं किया, बहुत सारे चैलेंजेस है इसके। हाँ, तो सोल्यूशन क्या है कि विसल ब्लोअर्स का प्रोटेक्शन हो, लिख लो वहाँ पे। सोल्यूशन क्या होना चाहिए कि विसल ब्लोअर का प्रोटेक्शन होना चाहिए, करेक्ट। और जो नेक्सस है तुम्हारा पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का, ये भी उतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से जो इन्फॉर्मेशन सिटीजन को पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है। देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ नेक्सस बिटवीन 3 ऑर्गन्स ऑफ द डेमोक्रेसी, नेक्सस नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। और भी मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ जो काम आएगा तुम लोग को। NGOs का फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, NGOs पीयर प्रेशर ग्रुप का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, करेक्ट। CIC में, SIC में थोड़ा रिफॉर्म्स होना चाहिए, लिख लो, देयर मस्ट बी सम रिफॉर्म्स। हाँ, ठीक है। ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट जो है 1923 का, लिखो वहाँ पे। मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में लगाना चाहिए उस चीज़ को। ये एक टूल नहीं बनना चाहिए राइट टू इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट। इट शुड नॉट बिकम अ टूल अगेंस्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 हमारा अधिकार है, राइट टू नो। Yes, come here. This is the last class. We have covered. अच्छा, रुक जाओ। ठीक है। It has been a great experience of teaching ethics to this class. बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, ठीक है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थ्योरी पार्ट खत्म हो गया है। अब मैं शायद ही बोर्ड पे आऊँ एथिक्स पढ़ाने के लिए। ये लास्ट क्लास है बोर्ड पे जो एथिक्स पढ़ाया। दैट्स इट, खत्म कर।